हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परम एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज मैं बात करूँगा आपके जो पीटी की परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड। आपकी परीक्षा आप सभी को पता है 15 से 16 तारीख में है, वो डेट आ चुकी है जिसका इंतज़ार था आप लोगों को। तो उसी विषय में बात करने आया हूँ आप सभी लोगों से। आप लोगों के लिए मैं जो भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, जिन लोगों ने कर ली है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं भी की है उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आपके जो भी टॉपिक्स हैं मैं उनको लिख कर लेके आया हूँ, और जितने भी टॉपिक्स हैं आप थोड़ा थोड़ा वहाँ से इस चीज़ को रिलेट करते चल पाएंगे कि आपके परीक्षा में आ कौन सी चीज़ें रही हैं, क्योंकि अब इतना समय है नहीं कि आप डीप में सारी चीज़ें पढ़ पाएँ। तो आप उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें कम से कम एक बार, कि जिससे आपको पता चल जाए कि चीज़ें आ कौन सी रही हैं आपके एग्ज़ाम में। जिन लोगों ने पढ़ लिया है बहुत ही अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको यह चीज़ पता चल जाएगी कि वास्तविक तौर पे आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा आपका हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री के दोनों यूनिट्स होंगी आपके, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जो कि आप दिया गया है, इन दोनों को मिला के आपके 10 मार्क्स का टॉपिक आना है। ठीक है, तो अब हम लोग, आप समझिए 10 मार्क्स के टॉपिक में बहुत सारे और भी अंदर सब टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आपको वो सारे पढ़ने होंगे। वहाँ पे मैं सारे यहाँ पे कंप्लीट भी कराऊंगा, मगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए कि 10 मार्क्स में वो क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ते रहिए। आप बस ये देखिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को रिलेट करते हुए सारी चीज़ों को देखते चलिए। तो आप स्टार्ट करते हैं आपका जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसको। यही हमारा रिवीजन टाइम है, क्योंकि जितना पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये रिवीजन टाइम है। मोटिवेशन के तौर पे मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा, जितना भी कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है। जो ये सिचुएशन सभी के साथ है, सभी को लग रहा है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, अब इस चीज़ को सोचने का समय नहीं है। पॉजिटिव फील करिए और अपनी पढ़ाई को, अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो अभी भी पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। और पास होने का ऐसा कुछ सिस्टम है कि आप कुछ भी 2 से 4 5 आपके यूनिट्स देख लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उन पे अच्छी कमांड कर लीजिए। आप 50% अच्छे तरह से स्कोर कर पाएंगे और आगे भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, एक ठीक ठाक स्कोर आप लेके आ जाएंगे, स्कोर कार्ड आपका बन जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, युद्ध के लिए एक रात भी काफ़ी होती है। तो वही आपके लिए युद्ध है। आपके पास तो अभी 3-4 रातें हैं, तो आप अच्छे से करिए। इतने दिन हैं और इतनी रात है, एक एक टॉपिक कर रहेंगे, 5 टॉपिक आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे ही हैं पास होने भर के आपके, जो जैसे कि पैसेज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, हिंदी है, उसमें कुछ चीज़ें आसानी से आप कर पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा मैं आपका दूसरा टॉपिक जियोग्राफी है उसको लेके आऊँगा, उसके तुरंत ही बाद में पॉलिटी और बाकी जो बचे हुए विषय हैं उन सभी को लेके आता रहूँगा। तो कल तक मैं आपके ये सारे रिवीजन कंप्लीट करवा दूंगा जो भी आपके रिवीजन मोड में है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग करते रहेंगे। जो आज, और इसका जो पीडीएफ है, अगर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, आप यूट्यूब के अबाउट में जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो भी आपका विषय है भारतीय इतिहास, इसको देख लेते हैं। इसके विषय मैंने ये हैंड रिटन नोट्स ही हैं, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज़। आप चीज़ों को समझिए कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास दिया गया, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इतने सारे टॉपिक्स में आपको 5 नंबर से पूछा जाएगा सिर्फ भारतीय इतिहास से। कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध के बारे में पता करना है आपको, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इतने सारे टॉपिक्स आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आप समझिए, यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से 5 मार्क्स का आएगा। उसके टॉपिक्स निम्न प्रकार से हैं: स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, दूसरा है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, फिर क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, उसके उपरांत है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, उसके उपरांत है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। और जो भी सभाएं हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करनी होगी। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अब आपका रिवीजन टाइम स्टार्ट हो गया। आप सभी लोगों से मैं फिर से कहूँगा प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें, और यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, विश्वास बना पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, जिससे कि मुझे भी एक पॉजिटिव
फील आता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से दोस्त मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी लोगों से यही कहूँगा फिर से, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसकी वीडियो आपको आसानी से मिल पाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट कर लिया अपना सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता के 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम सिंध सभ्यता भी बोलते हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, और इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। बात आ जाती है कि इसकी खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की। किसके कहने पर की, सर जॉन मार्शल के कहने पर की। कब की, तो 1921 में की। इस चीज़ को याद रखिए, इसको क्या क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की। कब की, 1921 में की। किसके कहने पर की, सर जॉन मार्शल के कहने पर की। ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। हड़प्पा जो है पंजाब के पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि वर्तमान में उसको साहिवाल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये है क्या, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिए जो यहाँ पे दी गई हैं। 1920-21 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसकी उत्खनन कराया। उसी के बाद 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स जी ने भी इसका उत्खनन कराया, और मार्टिमर व्हीलर ने भी इसका उत्खनन कराया। मैच द कॉलम्स में आप जो भी आपसे मिलान के लिए बोलता है, वहाँ पे ये तीनों नाम दे दिए जाएं, या ये तीनों नाम दे के वहाँ से पूछ लिया जाए ये किससे संबंधित है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने उत्खनन कराया था। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। प्राप्त साक्ष्य वहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त साक्ष्य भी ज़रूरी है, एक बार देख लेते हैं इसको भी, कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य हैं। वहाँ पे 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को नगर टीला बोलते हैं, और पश्चिमी टीला को ये लोग दुर्ग टीला बोलते हैं। इसी पश्चिमी टीला को व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। किसको, पश्चिमी टीला को व्हीलर ने क्या नाम दिया है, माउंट एबी नाम दिया है। और 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों के निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा से एक तो आपको टीले प्राप्त हुए हैं, अन्नागार प्राप्त हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो ये है, वहाँ पे कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जिसका नाम है R37। तो यह प्रश्न पूछ ले R37 क्या है, तो R37 एक कब्रिस्तान है, कहाँ प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। गेहूँ तथा जौ के साक्ष्य भी वहाँ पे प्राप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, और यह सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मृतकों के टीले, मतलब वहाँ पे वो नरकंकाल वगैरह टाइप के मिले थे। इसकी खोज किसने करी थी, राखलदास बनर्जी ने की है। कब की है, 1922 में की है। ठीक है, इससे पहले खोज किसने करी थी, आपको पता है, दयाराम साहनी जी ने करी थी, और किसके कहने पर करी है, सर जॉन मार्शल के कहने पर की है। ठीक है, यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले उसको देखते हैं। यहाँ पे साक्ष्य मिले, एक वृहद स्नानागार मिला है आपको, वृहद स्नानागार, और विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है, इसकी प्रमुखता जो थी वो यहाँ की सड़कें थी, जिसको कि राजपथ बोला जाता था। ठीक है, फिर आपको दिया गया है सड़कों को एक दूसरे के समकोण पर काटने को यहाँ पे क्या बोलते थे, ऑक्सफोर्ड सर्कस बोला जाता था। ऑक्सफोर्ड सर्कस, एक दूसरे को समकोण काटने पर ऑक्सफोर्ड सर्कस बोला जाता था। ठीक है, सेम कोण पर काटने को। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि हड़प्पा में पश्चिमी टीलों को क्या बोला जा रहा है, याद करिए जरा, मेमोराइज करिए, तुरंत के तुरंत वीडियो को बैक मत करिएगा, ऐसे ही याद करिए। पश्चिमी टीलों को वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वहाँ पे दुर्ग टीला बोला जाता था। ऐसे ही मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टीला को क्या बोला जाता है, स्तूप टीला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्तूप टीला। क्या बोला जाता है, स्तूप टीला। और वहाँ पे क्या बोला जाता था, दुर्ग टीला। और किसने उसका नाम माउंट एबी रखा था, व्हीलर ने रखा था। ठीक है, व्हीलर ने इसका नाम माउंट एबी रखा था। अब आगे पढ़ लेते हैं, आपका आ जाता है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये भी जो है आपका चंदहुदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। तो याद रखिएगा, चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के ही किनारे है। इसकी खोज किसने करी थी, तो MC मजूमदार ने इसकी खोज करी थी, इसकी चंदहुदड़ो की। और वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ें प्राप्त हुई, वक्राकार ईंटें ज़रूर वहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद के ज़िले में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ है, गुजरात। राज्य पूछ लिया तो गुजरात, जिला अहमदाबाद है। और किस नदी पर है, तो भोगवा नदी पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है। किस नदी पर है, तो वो
भुगवा नदी पर स्थित है। खोज किसने की है? तो डॉक्टर SR राव ने इसकी खोज करी है। किसकी? लोथल की। ठीक है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए रहा था, यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे था, तो ये एशिया का व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसको जहाज़ों की गोदी भी बोला जाता है। किसको? लोथल को ही क्या बोला जाता है? जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका बंदरगाह तो था ही, आपने यहाँ पे पढ़ लिया इसको। और नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो में भी इसको बोला जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे साक्ष्य जो मिले, धान या चावल वहाँ पे मिला हुआ। कालीबंगा पढ़ते हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान जिले में है और हनुमानगढ़ जिले में। और वहाँ की नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है। कालीबंगा में कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। याद करिए, अभी इससे पहले चंदहुदड़ो आपने पढ़ी है, इससे पहले आप लोगों ने लोथल पढ़ा है। लोथल किस नदी के किनारे था? भुगवा नदी के किनारे। उससे पहले क्या पढ़ा था? चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। फिर उससे पहले पढ़ा था मोहनजोदड़ो, किस नदी के किनारे था? वो भी जो आपका सिंधु नदी के किनारे था। मगर उससे पहले आपने क्या पढ़ा था? हड़प्पा, ये किस नदी के किनारे था? याद करिए, ये रावी नदी के किनारे था। इस तरह से आप इसको रिवाइज मेमोराइज भी किया करिए। ठीक है, कालीबंगा में जो भवन है वो कच्ची ईंटों के हैं। भवन किसके हैं? कच्ची ईंटों के बने हैं। और पक्की ईंटों का प्रयोग जो है नालियों, कुओं एवं स्नानागार में प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में भवन जो कच्ची ईंटों के हैं, मगर जो पक्की ईंट लगती थी वो नालियों में, कुओं में और स्नानागार में मिलती थी। यहीं पे याद करने वाली चीज़ है, मोहनजोदड़ो के जो भवन है वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये है क्या, कि जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। क्या जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। क्या? जुते हुए खेत। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है। खोज किसने की? जेपी जोशी ने की। नदी कौन सी? नदियाँ याद रखिए, जेपी जोशी ने की। नदी जो है लूनी है। ठीक है, नदी कौन सी है? लूनी है। आप लोगों के लिए मैं सभी नदियाँ यहाँ पे लेके आया हूँ, इन सभी नदियों को आप देख लीजिए कौन कौन सी नदी कहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको आसानी से देखिए। ये तो आपको पता ही है, अभी अभी आपने पढ़ी हुई हैं। सभी नदियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चंदहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और कोडतीजी सिंधु नदी के किनारे है। तो 3 नदियाँ तो सिंधु नदी के किनारे हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। फिर लोथल जो है वो भुगवा नदी के किनारे है। लोथल किसके किनारे है? भुगवा नदी के किनारे। इसके बाद कालीबंगा आपका आ जाता है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, अभी अभी आपने इसको पढ़ा था। फिर धौलावीरा जो है वह लूनी नदी के किनारे है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरठ जिले से इंपॉर्टेंट आता है और ये आपके यूपी का पार्ट है, तो हो सकता है ये आपसे पूछ ले। दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे, सुतका गैंडोर दास गया दास्त नदी के किनारे है। क्लियर है? ये तो आपकी सारी चीज़ें हो गई नदियों से रिलेटेड, और ये आपका पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कुछ पॉइंट्स इसके बचे हुए सैंधव सभ्यता के, उसको भी देखते हैं। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा करते थे वो लोग। और ठीक है, हड़प्पा से जो एक चीज़ जो प्राप्त हुई थी, एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसमें गर्भ से एक निकलता हुआ पौधा मिला था। तो धरती से मिला था, तो उसको उर्वरता की देवी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उर्वरता की देवी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पशुओं में है, कुबड़ वाला सांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा पूजनीय था। कौन था? कुबड़ वाला सांड। इस चीज़ को याद रखिए, कुबड़ वाला सांड कहाँ पे? तो सैंधव सभ्यता में प्रसिद्ध था या पूजनीय था। क्लियर है? एक पॉइंट आपका, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोगों से यही कहूँगा, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सैंधव सभ्यता के बाद सबसे नवीन सभ्यता का विकास जो होता है तो वो वैदिक सभ्यता का ही होता है, और वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता, किस सभ्यता को आर्य सभ्यता बोलते हैं? तो वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कौन कौन से थे? एक आपका है पूर्व वैदिक, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद कितने प्रकार के? वेद जो है आपके 4 प्रकार के हैं। पहला जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद।
तो ये आपके वेद जो हैं 4 प्रकार के हो गए। इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट तरह से आप याद रखिए क्या, कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है। जो स्टार्टिंग के 3 वेद हैं इनको मिला के जो होता है उनको ही वेद त्रयी कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है और पूछा भी जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 रचाएं हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके लिए है आपका ये वाला पार्ट, कि इसके तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद में है, मगर किस मंडल में है, तो तृतीय मंडल में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट है, इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं। और ये इंपॉर्टेंट कि इसके जो पुरोहित होते हैं इस मंडल के, उसको क्या बोलते हैं, होत्री। जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होत्री। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो ऋग्वेद के जो ऐतरेय और कौस्तुकी, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या, ऐतरेय और कौस्तुकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद के जो हैं 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 21 शाखाएं हैं। किसके अनुसार, पतंजलि के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है यजुर्वेद। इसमें जो है स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। किसमें स्रोत और कर्मकांड वर्णित है, वो आपका जो है यजुर्वेद में है। नेक्स्ट आ जाता है, आप इसमें पुरोहित को अथर्वी बोलते हैं। इससे पहले पुरोहित को क्या बोलते थे, होत्री बोलते थे। ठीक है, अंतिम भाग इसका ईशोपनिषद है और यह वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में ही है। कौन सा, यजुर्वेद। अब पढ़ लेते हैं हम लोग अथर्ववेद। इसके पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। किसके पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है, अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, इसके पुरोहित को हम बोलते हैं ब्रह्म। ठीक है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। किसको, अथर्ववेद को। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था गायत्री मंत्र, इस तरह से यहाँ पे सत्यमेव जयते को पढ़ लेते हैं। सत्यमेव जयते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सत्यमेव जयते किस उससे लिया गया, किस, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे, मुंडको उपनिषद से लिया गया। और पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सॉरी, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन कौन सी है, कौन सी है, तो परिवार या कुल है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं। पृथ्वी के देवता किनको माना गया है, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, आकाश, वरुण, सूर्य। अंतरिक्ष के हैं इंद्र और वायु। इसके उपरांत है, इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा गया है। वरुण को समुद्र का देवता और व्रत का नियामक कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक पत्नियों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है और राजसूय यज्ञ में अभिषेक जो है 17 प्रकार के जल से किया जाता है। कितने प्रकार के जल से, 17 प्रकार के जल से। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये पॉइंट है क्या, कि वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या बोलते हैं, तो उसको उपाध्याय बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई बोले उपाध्याय तो समझ जाइए आप वेदांग पढ़ाते हैं। तो उपाध्याय किसको बोलते हैं, वेद वेदांग को पढ़ाने वाले को उपाध्याय बोलते हैं। और पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख भी मिलता है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक और। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है बौद्ध धर्म, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों से फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। और बौद्ध धर्म पे आ जाए हम लोग। बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म जो आपका है, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, कपिलवस्तु में होता है और कहाँ, लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, पिताजी का नाम इनका क्या था, शुद्धोधन नाम था। उनकी माताजी का नाम था माया देवी। ये इनसे बेसिक डेट, क्योंकि इन्होंने इंडिकेट किया है बौद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के बारे में ही इन्होंने इंडिकेट किया, तो गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। तो इनकी जीवनी में इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन है, माताजी का नाम माया देवी है, जो कि कोलीय गणराज्य की थी। कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि इनकी जीवनी के बारे में बोला गया। तो शुद्धोधन किस कुल से थे, शाक्यगढ़ से थे। माताजी कोलीय गणराज्य से या कोली वंश से थी। इनके जन्म के तुरंत बाद इनका निधन हो जाता है। इनका लालन पालन जो इनकी मौसमी जो होती है, प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया होता है। किसका, गौतम बुद्ध का। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। और 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो जाता है इनका यशोधरा नाम की कन्या से, जो कि शाक्य कुल से थी। किस कुल से थी, शाक्य कुल से थी। इस चीज़ का याद रखिएगा। फिर बुद्ध के बच्चे का नाम या पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, इनके जीवन की जो 4 दृश्य हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने संन्यास ले लिया, या कह सकते हैं
या घर छोड़ के चले गए, तो वो कौन कौन से थे? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रसन्न चित्त सन्यासी। अब आप इस चीज़ से समझ पाएंगे, इनकी एक स्टोरी भी थी क्लास 3rd 4th में आप लोगों ने पढ़ी होगी, या ऐसे भी आपको पता होगा कि जो वो घर से टहलने निकलते हैं तो अपने मंत्री से पूछते हैं बारी बारी में, ये कैसा व्यक्ति है, इसको ऐसा क्या हुआ है, तो बारी बारी से ये लोग मिलते जाते हैं। तो ये 4 व्यक्ति उनको दिखे थे, जिसके बाद उन्होंने जीवन से इस तरह के गृह त्याग करने का सोचा था। ठीक है, फिर आ जाते हैं 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया था। कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष। और तो जो गृह त्याग करते हैं बौद्ध धर्म में, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो ठीक है, महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? गृह त्याग को बोलते हैं बौद्ध धर्म में। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध कहलाए। तो आप लोग भी बुद्ध कहलाए जाएंगे जब आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। पीएचडी की परीक्षा के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप लोग भी बुद्ध ही हैं। ठीक है, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए। फिर शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये हो सकता है यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि शाक्य मुनि इनमें से किसको बोला जाता है? तो बौद्ध जी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने शाक्य कुल में जन्म लिया, उनके पिताजी का वो कुल था शाक्यगढ़। ठीक है, अब ऋषि पत्तन सारनाथ वाराणसी में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको कि ऋषि पत्तन भी बोले थे प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, मगध के राजा बिंबिसार ने उनके लिए एक वेणुवन बनाया, उनके निवास के लिए। वेणुवन क्या है? तो बुद्ध का निवास है। किसने बनवाया था? बिंबिसार ने बनवाया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, किसने? गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी संघ में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पहली महिला जिसने प्रवेश लिया था संघ में, वो उनकी और कोई नहीं, उनकी मौसी ही थी, बुद्ध की मौसी ही थी। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा क्या चीज़। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिए, वहाँ पे आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। फिर आगे आ जाते हैं बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को क्या बोला गया है? त्रिपिटक। वो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये जो हैं पाली भाषा में रचित हैं। ठीक है, किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में रचित है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती जन्म की कथाओं को संकलित है, उसको क्या बोलते हैं? जातक बोलते हैं। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आगे पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला है। अच्छा, मैंने यहाँ पे नरेश धर्मपाल तो दे दिया है, विक्रमशिला जिन्होंने बनवाया था नरेश धर्मपाल। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जोड़ देता हूँ या छोड़ भी दे रहा हूँ, इसलिए वो आपसे मैं पूछने के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है। नालंदा और वल्लभी के बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, यहाँ पे किसके वजह से ये सारी चीज़ें बनी हैं। ठीक है, किसने इसका निर्माण करवाया? वो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ है। जब आप इसको करेंगे तो आप उस चीज़ से रिलेट करते रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में भी, आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है जैन तीर्थकर। यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करना भूल गया था जैन धर्म के बारे में। तो तो जैन धर्म आपका आ जाता है। जैन धर्म के संस्थापकों को क्या बोलते हैं? तीर्थकर बोलते हैं। और जैन महात्माओं को निग्रथ बोला जाता है। तो जैन धर्म के 24 तीर्थकार माने गए। 24 के नाम यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है नहीं दोस्त, आप समझ रहे हैं, टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। तो पहले याद कर लिए, पहले के 2-3 याद करिए, आखिरी के 2-3 याद कर लिए। तो पहले ऋषभदेव हैं, अगर ये चीज़ पूछ ली जाए तो पहले कौन है? ऋषभदेव है। इनको ही इनका नाम है, जो कि इनको ही आदिनाथ भी बोला जाता है, इनको भी वृषभनाथ भी बोला जाता है। तो हो सकता है आपसे यह पूछ ले कि ऋषभदेव के अन्य नाम कौन से? तो अन्य नाम उनका आदिनाथ है और वृषभनाथ है। दूसरे जो हैं अजीतनाथ हैं, तीसरे संभवनाथ हैं, चौथे अभिनंदननाथ है। ऐसे ही क्रम में आते हुए 23वें आप याद रखिए पार्श्वनाथ जी हैं और 24वें जो है महावीर स्वामी जी हैं। तो हमको इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, कितने तीर्थकार हुए हैं? 24। पहले कौन है? ऋषभदेव हैं। ठीक है, और आखिरी कौन है? महावीर स्वामी है। पार्श्वनाथ कितने नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिर महावीर स्वामी के बारे में, यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि इनके बारे में चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जन्म इनका कहाँ होता है? वैशाली कुंड ग्राम में होता है, जो कि 599 ईसा पूर्व में होते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ है।
माता का नाम क्या है, त्रिशाला है, और इनका बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा है। क्या नाम है इनकी पत्नी का नाम, यशोधरा, सॉरी यशोदा। क्या नाम है, यशोदा। और इनकी पुत्री जिसका कि नाम है अड़ोजा, या उसको प्रियदर्शनी भी बोलते हैं, इसका विवाह इन्होंने जमाली से किया। तो यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जमाली किसका दामाद है। तो जमाली जो है इन भाई साहब, हाँ सॉरी, महावीर स्वामी जी का दामाद है जमाली। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य बोला गया। तो कैवल्य क्या है, यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ लिया कि कैवल्य का मतलब क्या है। कैवल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान। और वे किस धर्म में बात करी जाती है कैवल्य की, तो जैन धर्म में बात करी जाती है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है कि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। वो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। पंच महाव्रत है आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पंचग्रह हैं। हो सकता है यहाँ पे चारों आपसे पूछ ले, पांचवा ऑप्शन में दिया गया हो, इसमें से कौन सा इसको जोड़ता है। तो वो कौन कौन से, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने उसको पढ़ लिया है जैन धर्म के बारे में। यहाँ तक महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। कौन कौन से पंच महाव्रत थे वो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य थे। तो अब जैन तीर्थकार, उनके प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। सभी के नहीं दिए हैं, फिर मैं ये कहूँगा मैंने कुछ के ही दिए हैं। 24 लोग हैं तो ये इंपॉर्टेंट मुझे लगे, तो इन लोगों के मैंने दे दिया आपको। आप इतने पढ़ लीजिए, आप जितने भी पढ़िए सटीक पढ़िए, कम से कम यहाँ से जो है वो आप छोड़िए मत। ठीक है, तो कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाते हैं ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल है। अजीतनाथ का हाथी है। संभवनाथ का अश्व है। पदभ प्रभ का जो है कमल है। नेमिनाथ का शंख है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। महावीर स्वामी का जो है सिंह है। तो इस तरह की ये इनके सभी के प्रतीक चिन्ह हैं। इसको एक बार फिर से याद करिएगा। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। कौन सा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इनको त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी थे। ठीक है, एक बार कमेंट करें आप तुरंत वीडियो को पॉज करके, वो त्रिरत्न कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के। ऐसे ही ईमानदारी के साथ, इसमें देखिए लॉस किसी का नहीं होगा, ईमानदारी खुद में ही। आप कुछ भी करेंगे मुझे नहीं पता है, मगर हाँ ये विश्वास के साथ आपसे बोलता हूँ कि आप ऐसा मत करिए। अगर मैंने बोला है कि पॉज करिए और उसको बात करिए तो ऐसा ही करिए। क्लास में होते तो पकड़ लिए जाते, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाते हैं जैन धर्म का जो अनंत चतुष्टय है वो कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। एक है अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत वीर्य और चौथा है अनंत सुख। ठीक है, फिर महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इसमें 11 प्रमुख अनुयायी हैं। इसमें 11 प्रमुख अनुयायी हैं, किसमें, एक संघ में। ठीक है, और जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। यह आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं। जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में, एक तो श्वेतांबर और दूसरा है आपका दिगंबर। ठीक है, पीतांबर किसने सोचा, गलत बात है। तो एक है आपका श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर इसको कहते हैं जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, वो स्थूल वृद्धि के अनुयायी थे। और दिगंबर जो होते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो दिगंबर होते हैं। जैन मुनि कड़वे वचन आते थे ना, वो लोग देखे होंगे आपने, वो नग्न, वो दिगंबर हैं। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उनको श्वेतांबर बोलते हैं। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखिए, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। तो ये हमारा जैन साहित्य वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो मौर्य वंश है। मौर्य वंश को पढ़ते हैं। प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को, और आपके लिए ही बेहतर है क्योंकि ये समय है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टाइम है। फिर आप पढ़ लेते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद राज्य का पुत्र बताया गया। तो किसके पुत्र हैं, नंदराज के पुत्र हैं। इसकी मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है। मुद्रा राक्षस में इसको कुलहीन और वृषल भी कहा गया है। तो किसको कुलहीन और वृषल बोला गया है, तो चंद्रगुप्त को कुलहीन और वृषल भी बोला गया। विलियम जोन्स जो पहले विद्वान थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसमें बताई, एस्ट्रोकोटस
इस चीज़ को याद रखिएगा। सेडोकोटास को क्या बोला? सेडोकोटास को क्या बोला? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न में से क्या बोला जाता है, या सेंट्रो कोटास क्या बोलता है, कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा दी जाती है। किसने दी थी? विलियम जोन्स ने दी थी। याद रखिएगा, किसने संज्ञा दी सेंट्रो कोटास की? विलियम जोन्स ने दी। किसके विषय में दी? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में दी। तो तीनों चीज़ें रिलेट करके हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दिया गया, ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? चाणक्य। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है मौर्य वंश। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए आया। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि रिलेट करते हुए चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं है, बस चीज़ों को छूते हुए चलेंगे कि इस वंश में ये चीज़ें हुई हैं। आपको लगता है कि यहाँ से सारी चीज़ें पढ़नी है तो उसके लिए आप उसको फिर आपकी किताब उठाइए, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। अभी इधर उधर मत भागिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है आपकी किताब, उससे बेहतर तरह से आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करिए उस विषय में। आप यहाँ से बस टॉपिक्स को देख लीजिए कौन कौन से हैं। मैं रिलेट कर रहा हूँ सारे टॉपिक से, ठीक है। पूरी चीज़ें यहाँ पे नहीं कंप्लीट हो सकती दोस्त, और होती भी नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को बोल रहा हूँ। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जुड़े रहें, नहीं, मैं बिल्कुल नुकसान नहीं चाहता हूँ सभी का, ठीक है। आपको सिर्फ इससे रिलेट करते हुए चलिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? चाणक्य रखा। यूनानी लेखक जो कि लेखक ने बिंदुसार को क्या बोला है? अभित्रोकेडीज बोला है। क्या बोला है? अभित्रोकेडीज। क्या बोला है? अभित्रोकेडीज, सॉरी अमित्रोकेडीज बोला है। इसका मतलब होता है ये इन्होंने कई बार युद्ध जीता होता है, बिल्कुल मित्रवत व्यवहार नहीं होता था अपने शत्रु के प्रति, ठीक है। तो का अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता है। इसी तरह से माता का नाम क्या है किसकी? अशोक की। सुभद्रागी नाम है। क्या है? सुभद्रागी नाम है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आप रिलेट करते हुए चलिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौर्य वंश के, ठीक है। फिर बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार राज संभालते हैं। उसके बाद अशोक आ जाते हैं। अशोक की माता का नाम क्या है? अशोक की माता का नाम है सुभद्रागी। क्या नाम है? सुभद्रागी। सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के आपके मौर्य वंश की बात करिए और सम्राट अशोक के बारे में बात करिए तो मौर्य वंश से हम लोगों ने पढ़ लिया। अशोक के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बस इतनी चीज़ आपके पढ़ने की ज़रूरत की है। माता का नाम सुभद्रागी। राज्य गद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। तो कहाँ का? अवंतिका का राज्यपाल था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था, या राजा था, राज्यपाल था, क्या था? तो राज्यपाल था कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कहाँ भेजा? श्रीलंका को भेजा। किसको भेजा? अपने बच्चों को। पुत्र कौन था? महेंद्र। और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। शिलालेख का प्रचलन किसने? अशोक ने कराया, ठीक है। अशोक के अभिलेख 3 भागों में बांटे जाते हैं, इस चीज़ को याद कर लीजिए। एक शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा आपका है गुहालेख। कौन सा? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये आप इन अशोक के 3 शिलालेख में मतलब 3 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। आगे का पॉइंट देख लेते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता। तो ये चीज़ आपको याद करने वाली चीज़ है। राजुक किसको कहा जाता? तो अशोक के समय न्यायाधीश को न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये सारी चीज़ें आपके अशोक से रिलेटेड हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। बस इतनी चीज़ें आप याद रखिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था? बृहद्रथ था। चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कौन कौन से शासक यहाँ पे हैं, तो उसको देख लीजिए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिगुरु, देववर्मन, शतधन्वा, बृहद्रथ, अंतिम। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, मत करिए ऐसी चीज़ों को, कन्फ्यूज़ मत करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस देखिए आप। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप छूते चलिए, बस रिलेट करते हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं गुप्त वंश। इस वंश की स्थापना 275 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने करी थी। किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी, याद रखिए। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी है? तो श्रीगुप्त जी ने करी है, ठीक है। फिर गुप्त वंश में प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठता है।
सॉरी समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठते हैं और विंसेंट ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी। ये चीज़ आप याद रखिए कि विंसेंट ने किसको नेपोलियन की उपाधि दी? समुद्रगुप्त की उपाधि दी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में इंडिकेट की गई हैं। समुद्रगुप्त का नाम दिया गया है तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अशोक का नाम दिया गया तो अशोक के बारे में मैं लेके आया हूँ, फर्जी चीज़ों को लेके नहीं आया हूँ उस टॉपिक से, ठीक है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के साथ साथ अच्छा संगीतज्ञ और कवि भी था। इस चीज़ को याद रखिए, समुद्रगुप्त उन्होंने इंडिकेट किया है। अच्छा राजा होने के कारण क्या था? एक अच्छा संगीतज्ञ और कवि भी था, ठीक है। इसके मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। इसका पुत्र कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। हो सकता है प्रश्न पूछे समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इसके पुत्र। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके के और नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम कौन से हैं? विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, देवगुप्त है, ये इन्हीं के नाम है, ठीक है। चंद्रगुप्त को शक विजेता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शक विजेता भी बोला जाता है। और यहाँ पे इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए, ये इंपॉर्टेंट है। किसने? चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। क्या बोला जाता था? रुपये कहा जाता था। इनके कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाह्यान ने की। ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि फाह्यान किसके कालक्रम में आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड के कालक्रम में आया था फाह्यान, ठीक है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट कौन थे? तो महाकवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त में नवरत्न थे ना चंद्रगुप्त के यहाँ, तो कालिदास वहाँ पे प्रथम नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई आपकी। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आपका आ जाता है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन गुप्त वंश के बाद पुष्यभूत या वर्धन वंश आता है। इससे पहले हम लोगों ने गुप्त वंश पढ़ा, उसके बाद पुष्यभूत या वर्धन वंश आता है। पुष्य के संस्थापक जो थे पुष्यभूत थे। पुष्यभूत या हर्षवर्धन के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूत थे। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या? प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक भी था। प्रभाकर वर्धन कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जन्म लेते हैं, ठीक है। और एक कन्या राजश्री जन्म लेती है। तो इनसे 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे 1 बेटी। तो उन्हीं में से हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं थानेश्वर की। क्योंकि जो आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो राज्यवर्धन थे, जो इनके पति थे, जो इनके बहन के, उनका मर्डर, मतलब मर्डर ही बोल दूंगा, वहाँ पे उसमें हत्या कर दी जाती। तो जिन्होंने हत्या की है उनके साथ युद्ध करते हैं और गद्दी पे बैठते हैं, इस तरह की स्टोरी है। तो वो उनका वहाँ पे खात्मा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन की बात करी गई आपके सिलेबस में। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। शिलादित्य किसको बोलते हैं? तो हर्षवर्धन को बोला जाता है। मेरे हिसाब से जैसे कि चीनी यात्री फाह्यान किस में आता? चंद्रगुप्त सेकंड में। ऐसे ही चीनी यात्री हेन सांग किसके समय आता है? तो ये आता है इनके समय में। फाह्यान जो है वो चीनी यात्री किसके समय में आता है? गुप्त वंश में आता है। और हर्षवर्धन में आता है कौन सा? चीनी यात्री हेन सांग। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए याद करने वाले हैं दोनों। फिर आ जाता है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ये पूछा जाता है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी बोला जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? हर्षवर्धन ही है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम पे, ठीक है। ये तो आपका हर्षवर्धन काल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है राजपूत काल। राजपूत काल भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण हुआ और राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए। उसके बाद हुआ वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने के बाद वो राजपूत समुदाय में चले गए। जैसे कि एक कोई गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, गढ़वाल, राठौर, इस तरह से वो वंशों में चले गए। तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक था। किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार का। नागभट्ट प्रथम किस वंश का संस्थापक था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, ठीक है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज थे। कौन से थे? मिहिर भोज थे। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। देखिए प्रथम और अंतिम याद रखिए, बीच में जो इंपॉर्टेंट है वो ऐड कर दिए।
ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको यहाँ पर लिख दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं गहड़वाल, जिनको राठौर या राजवंश बोलते हैं। तो इसकी स्थापना जो चंद्रदेव ने करी थी। संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव की थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? वाराणसी इसकी राजधानी थी। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 में जो युद्ध हुआ था चंदावर का, उसमें मार डाला था। ठीक है, वो गहड़वाल ठाकुर या राजपूत थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका चौहान वंश। संस्थापक वासुदेव था। किसका? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इसकी प्रारंभिक राजधानी अहिच कौन सी थी? अहिच्छत्र। मगर बाद में अजातशत्रु ने अजय राज ने इसकी राजधानी अजमेर नगर बनाई। क्या? अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, पृथ्वीराज जो था इस वंश का अंतिम शासक था। यहाँ से याद करने मेरे हिसाब से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चंदवरदाई जो वहाँ पे दरबारी कवि राज कवि थे, उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। यह पूछ लिया जाता है चंद्रवरदाई किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? चंद्रवरदाई की। किसके यहाँ दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज तृतीय के यहाँ। ठीक है, अब पढ़ देते हैं परमार वंश। इस वंश का संस्थापक जो है उपेंद्र राज था। कौन सा था? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो राजा भोज थे, और कविराज की उपाधि जो विभीषित शासक था वो राजा भोज थे। राजा भोज को कविराज भी बोला जाता था। क्लियर हो गया? ये तो आपका परमार वंश से हो गया। तो राजपूत वंश यहाँ पे कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सल्तनत काल। देखिए, फिर मैं आपसे बार बार वही बात बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, फर्जी की चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट है वही लिख रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे में से आपको 5 नंबर लाने हैं। कितने अंदर से चीज़ें देंगे? ठीक है, सल्तनत काल, ये क्रम याद कर लीजिए। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें क्रम से ही आती हैं ज़्यादातर। अभी तक इस तरह के एग्जाम्स में क्रम पूछ लिया जाता है कि इसमें से इनका क्रम कौन सा है। तो याद रखिए, सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। एक इसका निमोनिक्स की ट्रिक भी है, गुल खिला तू सोले। गा से गुलाम वंश, गुल खिला से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस तरह के गुल खिला, इससे गुल खिला तू सोले। ठीक है, तो अब याद रखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। याद रखिए, 2 बार उंगलियों पर नाम रखिए। गुलाम खिलजी, कौन गुलाम? खिलजी गुलाम। तो सबसे पहले अब गुलाम खिलजी तुगलक, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। पहले के 3 याद के लिए 2 याद हो जाएंगे। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। तो ये आपका सल्तनत काल है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही रखी थी। और ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, पोलो जिसको बोलते हैं, खेलते समय हो गई थी। ठीक है, और इनके जो क्रम है इसको भी एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक, आरम शाह, इल्तुतमिश, ये सारे इनके क्रम हैं। ठीक है, रुकुद्दीन, फिरोज, रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन, बहराम शाह, शमसुद्दीन कैमूर, ये इनके क्रम हैं जो इनके यहाँ पे शासक थे या सुल्तान थे। ठीक है, इसको इस तरह से ही छोड़ देते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। फिर आपका प्रथम मुस्लिम महिला जिसने शासन की बागडोर संभाली, ये आप कमेंट करके बताएं कि प्रथम मुस्लिम महिला वो कौन सी थी शासन की, उस टाइम की, जो सल्तनत काल की, जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, अब आ जाते हैं खिलजी वंश पे। खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इसकी किलोखरी में अपनी राजधानी बनाई थी इन्होंने। और जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वहाँ का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था और उसको गुरसास भी बोलते थे। ठीक है, फिर आ जाता है अमीर खुसरो का मूल नाम। यहाँ पे अमीर खुसरो का नाम आता है, तो अमीर खुसरो का नाम यहाँ पे मूल नाम हसन है। याद रखिएगा, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? हसन है। फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक,
फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिर आ जाता है अबू बकर, नसीरुद्दीन, महमूद शाह, नसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक। क्रम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आप वही क्रम आप याद रखिए, ठीक है। फिर सैयद वंश आ जाता है, सैयद वंश में क्रम याद कर लीजिए, खिजर खां हैं, मुबारक शाह हैं, मोहम्मद शाह हैं, अलाउद्दीन आलम शाह हैं, फिर लोधी वंश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इस तरह से आपका सल्तनत काल का कुछ टॉपिक्स हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में आपसे पूछा जा सकता है इनका क्रम क्या रहा है, मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन से शहंशाह हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये क्रम इसमें भी याद रखिए। इससे पहले वाला क्रम आपने पढ़ा था, कौन सा क्रम था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। इस तरह से आपका मुगल साम्राज्य होता है। संस्थापक कौन थे मुगल साम्राज्य के? बाबर थे। इनका जन्म 1483 में होता है। पिताजी इनके का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसका कि नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल था। तो आपको हुमायूं के बारे में याद रखें, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हुमायूं के बेटे का नाम क्या है, या हुमायूं के पिताजी का नाम क्या है, या बाबर के बेटे का नाम क्या है। तो ये प्रश्न, एक पियर्स वाला साबुन भी आता, आप लोगों ने ऐड देखा होगा, ठीक है, इस तरह का ऐड। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, इनको आप याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पानीपत का युद्ध है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, इब्राहिम और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी होते हैं, ठीक है। फिर खानवा का युद्ध होता है, 17 मार्च 1527 को होता है, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, बाबर विजयी होते हैं फिर से। चंदेरी का युद्ध होता है, जो कि आपका 29 जून 1528 को होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में बाबर विजयी होते हैं। और फिर घाघरा का युद्ध होता है, जो कि 6 मई 1529 को होता है, अफगानों और बाबर के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके शॉर्ट ट्रिक ऐसे आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घाघरा पहन के सो गए, ऐसे करके कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ याद करिए, क्या इनके ये कुछ युद्ध हैं, उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने करी थी। फिर सूर सामान्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था, सूर साम्राज्य का, ठीक है। इसके बचपन का नाम फरीद था, किसका? शेरशाह सूरी का। फिर कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने करी थी, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। आपने सीरियल भी देखा होगा, अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होती 5 नवंबर 1556 के। आप लोगों से मैं फिर से कहूँगा, वीडियो को पॉज करिए और पीछे मत करिएगा, आप यहीं पे तुरंत कमेंट करिए जाके कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में होती है और कब होती है। प्लीज़, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, कब होती है और किसके बीच होती है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बैरम खां संरक्षक था, किसका? इनका अकबर का, और उसको खान बाबा भी कहा जाता था, खानी बाबा कहा जाता था, ठीक है। दीन इलाही धर्म का प्रचलन किसने प्रधान कौन था? अकबर था। इनके तरफ में ही शुरू हो जाती थी। फिर अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन थे। अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद था। प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा थे। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, इनमें से कौन संगीतज्ञ है? तो ये सभी हैं, सॉरी गायक हैं। कौन कौन से? तो ये चारों हैं। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपके हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ के लिए भी। तो इसके काल को क्या हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो अकबर नगाड़ा या नक्कारा उसको बोलते हैं, वाद्य यंत्र बजाता था, ठीक है। फिर आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर के समय को चित्रकला और स्वर्ण काल का समय कहा जाता है। बस इतनी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब, फिर लास्ट ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोगों का जो टॉपिक आ जाता है आपका मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बस बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। उनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माताजी का नाम जीजाबाई। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे कोटदेव। उनका विवाह किसके साथ होता है शिवाजी का? तो साईबाई निम्बालकर से होता है 1640 में। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, यह यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को देख लीजिए। उनकी उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने उनको उपाधि दी थी, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए फिर से कि उनके मंत्रिमंडल को क्या बोला जाता था? उनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान बोला जाता था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, फिर राजा राम हुए। ऐसे आपने बालाजी
बल्लाड़ वाली पिक्चर देखी होगी शिवाजी वाले, तो उस तरह से उनका वो क्रम था। ठीक है, फिर यहाँ तक आपका ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। आगे टॉपिक पढ़ लेते हैं। आपका जो दिया था ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उन सभी को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक ये टॉपिक लेके यूरोपीय कंपनी का आगमन देख लीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से पहले एक यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पॉज करिए अपने आप को, और जो अभी तक पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपको पूरी तरह से कंठस्थ रहेगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने रिवाइज कर ली हैं। आप सभी से यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। अभी तक अगर आप बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, दिख रहा नहीं हूँ मगर जोड़े हुए हूँ, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनी का स्थापना वर्ष आप याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, और इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रख लीजिए। तो पुर्तगाली कंपनी कब बनती है? 1498 में बनती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनती है, तो ये क्रम आप रख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनती है, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम दिया गया, बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से केंद्र पूछ लिए जाते हैं और केंद्र के नायक पूछ लिए जाते हैं। जो भी आपके पास है इतना इनफ है। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम आपको पता है 1857 की क्रांति क्यों होती है, आपको पता है मंगल पांडे जी करते हैं क्यों, वो कारतूस की वजह से, क्योंकि वो सुअर और गाय की चर्बी वाला हाल था, ये आपको स्टोरी पता होगी। ठीक है, उसको यूज़ करने से उन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। मंगल पांडे वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेतृत्व कर सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे किया था। उसके बाद से विद्रोह भड़क जाता है। तो मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा ये जाने, 34वें बंगाल नेटिव रेजिमेंट में वो थे। ठीक है, अब केंद्र नायक पढ़ लेते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है, आप इसको देख लीजिए कि कहाँ पे कौन कौन से केंद्र नायक थे। तो दिल्ली में जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, वहाँ पे केंद्र नायक कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां था। बहादुर शाह जफर, बख्त खां। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे। ठीक है, कानपुर में कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे से रिलेटेड एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका ही नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और शिवपुरी में इनको फांसी दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तो शिवपुरी में दी गई। किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा। यह तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो कानपुर में ये लोग इसके नेतृत्व करता थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली साहब हैं। इलाहाबाद में कौन है? लियाकत अली हैं। बरेली में खान बहादुर खान बाबा। ठीक है, उसके बाद फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। कौन है? फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला है। फिर फतेहपुर में अजीमुल्ला है। तो इस तरह से ये आपका स्वतंत्रता संग्राम वाले पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें आपने रिवाइज कर ली हैं। यहाँ से आपको 5 नंबर आने हैं। अब सोचिए कितनी चीज़ें आपसे वो पूछेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आप इसको देखते रहिए। नेक्स्ट आपका जो आज दूसरा यूनिट है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लिए जो कि आपकी लुसेंट की किताब है वहाँ से। ठीक है, फर्जी का समय बिल्कुल भी बेकार मत करिए, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए और इसको आप रिलेट करते रहिए। ठीक है, धार्मिक आंदोलन पढ़ लेते हैं। यही सारे टॉपिक्स हैं, वो मिक्स है यहाँ पे, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक एक करके पढ़िए आसानी से, थोड़ा सा दिमाग को शांत करते हुए। ठीक है, पानी पीजिए, आराम से पढ़िए, मौज मस्ती करते हुए। ठीक है, तो संस्थाएं पढ़ लेते हैं, आता ही आता है। एशियाटिक सोसाइटी इसके संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स हैं। कब हुई है? 1784 में हुई है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। कब हुई है? 1815 में हुई है। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, 1825 में किया गया। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विवियन डोरजियो ने किया, 1826 में किया। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। कब है? 1828 है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये क्रम पूछ लिया था कि इनमें से घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में बताइए किस किस पहले कौन सी सभा स्थापित हुई। आप इस तरह से आप इसको याद रखिए। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी सबसे पहले बनती विलियम जोन्स। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म सभा जो हम लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर।
याद रखिएगा, ठीक है। फिर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी, परमहंसली मंडली 1840 में गोपाल हरदेस मुखर्जी ने करी है। रहनुमाई माजदायान सभा दादा भाई नेरोजी ने। फिर बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले ने करी है। फिर मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़। फिर 12 जो है साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, ठीक है। प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट आ गया, देखिए प्रार्थना समाज ये इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र के सहयोग के साथ जी रनाडे, आत्मारंग पांडुरंग, देवेंद्र ठाकुर आदि, ये याद रखिए प्रार्थना समाज, ठीक है। इनमें से निम्न करके भी पूछ लो तो ये सभी हैं। पूना सर्वाधिक सभा एम जी रनाडे ने करी थी। फिर सत्यशोधक समाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज किसने किया है? ज्योतिबा फूले जी ने किया है, ठीक है। फिर अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां। फिर इंडियन लीग सुशील कुमार घोष हैं। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है स्थापना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर से एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। आत्मीय सभा किसने की? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पूछ देखिए आत्मीय सभा एक बार पूरी तरह से आप याद रखिए, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे आपका प्रार्थना समाज, फिर साइंटिफिक सोसाइटी, उसके बाद आ जाते हैं फिर लास्ट में आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इसी के आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है मैडम व्लात्स्की और कर्नल अल्कॉट, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो पता है, एओ ह्यूम। अच्छा प्लीज़ कमेंट करिए एओ ह्यूम की फुल फॉर्म क्या है, हो सकता है ये पूछ ले, यकीन मानिए हो सकता है ये पूछ भी ले, तो आपको ये पता होनी चाहिए अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एओ ह्यूम की फुल फॉर्म को कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी ने करी है। देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस जो है कॉन्फ्रेंस महात्मा गोविंद रनाडे ने। और शारदा सदन जो है ये रमाबाई जी ने करी है। रामकृष्ण मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया है। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर ने करी है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले जी की है। मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह, ये प्रश्न आता ही आता है, मुस्लिम लीग कब? आगा खां और सलीमुल्लाह की है। अनुशीलन समिति डॉक्टर वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी, विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर, गदर पार्टी लाला हरदयाल काशीराम, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, होम रूल तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल कब बनता है? 1916 में, याद रखिए होम रूल के बारे में डेट पूछ ली जाती है। होम रूल कब है? 1916 में। हिंदू महासभा 1915 में। गदर पार्टी 1913, ये इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी आ जाता है कई बार, ये पूछा था। गदर पार्टी 1913 में, लाला हरदयाल और काशीराम। और होम रूल ये पूछ लिया था तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। खिलाफत आंदोलन अली बंधु थे यहाँ पे, और डेट क्या है? 1919, ठीक है। खिलाफत आंदोलन अली बंधु और डेट है 1919। नेक्स्ट आ जाता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एम एन जोशी। स्वराज पार्टी कब स्थापित हुई है? स्वराज पार्टी आपकी स्थापित होती है 1923 में, और किसने करी है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र सान्याल ने करी 1924 में। फिर नौजवान सभा इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह छबील दास और यशपाल ने करी 1926 में, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगवार ने करी है, डॉक्टर हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में किया हुआ है, संस्थापक हैं उसके। फिर खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ कहाँ का है? पुणे का है, और किसने करा है? महात्मा गांधी जी ने किया है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस ने करी है 1939 को। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की करी है, आज़ाद हिंद सरकार की सुभाष चंद्र बोस ने। इन चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बोली, इसको देख लीजिए। होम रूल जो है 1873-82 एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल स्थापना करी गई। 1916 में सितंबर में जो है ये एनिमेशन के द्वारा करी गई थी। ये तो यहाँ पे इसके बारे में हो गया।
फिर देख लीजिए ये आंदोलन, घटनाएं और संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम के द्वारा बंबई में होती है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ए ह्यूम की फुल फॉर्म क्या है। बंग आंदोलन, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां करते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो जाता है, इसको कि हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, सूरत विभाजन। नरम और गरम दल में विभाजित हो जाता है 1907 में। होम रूल अभी पढ़ा था, 1916 में हो जाती है, ठीक है। और लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता। और अलग कब होते हैं? 1906 में लखनऊ पैक्ट में वो लोग मिल जाते हैं, तो लखनऊ पैक्ट उसको बोलते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि 20 अगस्त 1917 को होती है, भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है। फिर रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, काला कानून जिसको बोला, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया जाता है, इसके बारे में आप बताइए। 13 अप्रैल 1919 को यह दिया था, जनरल डायर ने यह दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन 1919 को शौकत अली और मोहम्मद अली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है 28 मई 1920 को, जलियांवाला बाग से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव होता है, ये 1920 को होता है। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 को महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड, ठीक है, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में होता है ये 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, असहयोग आंदोलन के स्थगित। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1930-23 को होता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 सचिंद्र सान्याल करते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को होती है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को था। नेहरू रिपोर्ट जो करी जाती है अगस्त 1928 में करी जाती है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह देख लीजिए आंदोलन, फिर से अक्टूबर 1928 को होता है। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बारदोली आंदोलन में नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका आंदोलन में नेतृत्व किया था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, इसको लाहौर षड्यंत्र केस बोलते हैं, 1929 को होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1900 की पूर्ण स्वाधीनता का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। फिर स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। फिर नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को चलता है। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हैं आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट से, बस आपको पढ़ना ही है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। प्रथम गोल में सम्मेलन याद रखिए 12 नवंबर 1930 को, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में होता है। और गांधी इरविन समझौता 1931 को होता है, ठीक है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य समझौता होता है। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए 30, 31, 32 इस तरह से हैं, ठीक है। ये देखिए आगे यहाँ पे दिया गया होगा, हाँ देखिए 30, 31, 32, तो आपने प्रथम पढ़ लिया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय हो जाता है गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 गांधी जी सम्मिलित होते हैं। फिर कम्युनल अवार्ड जिसको कि पंचायत बोलते हैं 16 अगस्त 1932 को होता है। पूना पैक्ट याद करने वाली चीज़ है, सेंट्रल जेल में होता है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलित के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त के बदले 71 के बदले 148 दिए गए। तो ज़्यादा दिमाग का दही मत करिए, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस ध्यान दीजिए, फैक्चुअल बेसिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर आपको फैक्चुअल बेसिस पे है चीज़ों को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, आपको लिखना है तो तीनों गोलमेज सम्मेलन एक साथ लिखिए। कौन सा प्लीज कमेंट करिए, तीनों के डेट एक साथ कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अच्छा ये पूछ लिया था ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था गोलमेज सम्मेलन, तो तृतीय में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी जी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1 मई 1939 को। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में होती है, 1940 को होती है। अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिंथिगो के बीच में 8 अगस्त 1940 को होता है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स ने करते हैं। भारत छोड़ो
प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। नौसेना का विद्रोह, शिमला आयोजन, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन, इस चीज़ को याद रखिए 15 मार्च 1946 को ये दिया जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 24 मार्च 1946 को आ जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य आते हैं जिसमें कि पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर। भारत का आगमन होता है। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1940 को हो जाता है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, सीधी आप माउंट बेटन योजना आप समझिए। 3 जून 1947 को वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। ठीक है, इतना याद रखिए बस। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके राष्ट्रपति थे, इसको याद रखिए। ठीक है, फिर भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 को होता है। इसकी शुरुआत नागालैंड नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे जी ने की थी। ये तो आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। तो आपके ये अब आप ऐसे समझिए दोस्त, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हैं। राष्ट्रीय आंदोलन वाले में मैंने ज़्यादा इसलिए कुछ लिखा नहीं, मेन डेट्स और जो उनके आंदोलन करता है उनके बारे में सब कुछ बता दिया। जो भी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो आंदोलन, सब कुछ है। विधायी संशोधन है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में है, क्रांतिकारी आंदोलन सबके बारे में है। तो आप सभी से कहूँगा बस इतनी ही बड़ी वीडियो है, आपका ये वीडियो कंप्लीट है, हिस्ट्री का कंप्लीट है। और इसके बाद तुरंत मैं ज्योग्राफी का लेके आऊँगा, फिर हिस्ट्री का। आप सभी लोगों से मेरी ये क्या बोलते हैं विनम्र निवेदन है मेरा कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो भी सुझाव कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आप अच्छे से करिए, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जय हिंद।